हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एंजाइम टेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम्स जैसा कि हमने बताया था कि वो रिएक्शन की ये बायो कैटलिस्ट होते हैं और बिना अपने में परिवर्तित किए हुए रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। तो इसका आज मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि एंजाइम कैसे काम करता है। तो वह पदार्थ जिस पर एंजाइम से एक्टिव होता है उसे सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के अंत में बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि जिस पे एंजाइम्स रिएक्ट करेगा उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे या उसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट को आगे चलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के द्वारा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में चेंज होना जो होता है, चेंज होने पर वो निर्भर करती है, अर्थात सबस्ट्रेट की कितनी मात्रा प्रोडक्ट में परिवर्तित होती है। तो प्रत्येक सबस्ट्रेट या पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे डेल्टा जी से भी प्रदर्शित करते हैं। और एंजाइम्स द्वारा इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो इसके पहले भी मैंने जब आप लोग को एंजाइम्स टेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि एंजाइम्स का जो मुख्य फंक्शन होता है, किसी भी कार्य में लगने वाली जो एनर्जी होती है जिससे कि हम कार्य को शुरुआत करते हैं उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी को एंजाइम जो होता है वो कम करता है। और मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि किसी यदि भारी चीज़ को हमें सरकाना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो हम हाथ से पकड़ के खींचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि हम उसके नीचे कोई रॉड या कोई ऐसी चीज़ सपोर्ट लेके यदि उसको खिसकाएँ तो बहुत तेज़ी से खिसकेगा। तो एंजाइम का जस्ट काम यही रहता है कि ये रिएक्शन को इसकी दर को तेज़ी से बढ़ाता है और उसमें लगने वाली कार्य की जो एनर्जी होती है उसको, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देता है। जैसे कि एंजाइम्स की फॉर एग्जांपल यदि हम उसमें देखें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो एंजाइम की अनुपस्थिति में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं उनके डिकम्पोजिशन के लिए 18 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम H2O2 का विघटन एंजाइम्स की प्रेजेंस में कराएं तो केवल 6.4 कैलोरी की ही एनर्जी की ही आवश्यकता होती है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है तो इसका जो रिएक्शन होता है, सबसे पहले वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो आगे चलकर प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं, और फिर एंजाइम्स फ्री हो जाता है। अतः किसी भी एंजाइम्स उत्प्रेरित रिएक्शन को हम निम्न तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी हमें एंजाइम्स कैटेलिक रिएक्शन को शो करना है तो E+S रिवर्सिबल एरो ES और इजिकल टू हो जाता है आपका P+E। तो E हो गया एंजाइम्स, वेयर एज S मतलब सबस्ट्रेट। तो ये आपस में मिलकर पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसमें से सबस्ट्रेट आगे चलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम्स फ्री हो जाता है। एंजाइम्स के मैकेनिज़म्स को समझने के लिए दो हाइपोथेसिस दी गई। पहली हाइपोथेसिस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरी है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो पहली जो हाइपोथेसिस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसे 1894 में एमिल फिशर ने बताया था, और इनके अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट के आकार में एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक संबंध होता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम मॉलिक्यूल के एक विशेष जो क्षेत्र होता है एंजाइम्स में उससे जाकर जुड़ता है, जिसे हम एक्टिव साइट्स कहते हैं, और एक्टिव साइट से जुड़कर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये आगे चलकर कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम्स फ्री हो जाता है। तो ये रिएक्शन जैसे कि अभी हमने बताया था E+S ES P+E। उपरोक्त रिएक्शन से ये प्रदर्शित होता है कि एंजाइम्स उत्प्रेरित रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। एंजाइम्स केवल क्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के जुड़ने की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। उपरोक्त रिएक्शन को आधार मानकर एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट ने यह बताया था कि इन्होंने इसकी जो तुलना थी एंजाइम रिएक्शन की वो लॉक एंड की से की थी। जैसे जिस प्रकार एक विशेष ताला एक विशेष चाबी से ही खुलता है, हर किसी चाबी से नहीं खुलता है, उसी प्रकार उन्होंने यहाँ ताले का जो समानता है उन्होंने सबस्ट्रेट से की और चाबी की समानता एंजाइम से की। तो एक विशेष ताला जो होता है विशेष चाबी से खुलता है, इसी प्रकार जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के एक्टिव साइट से ही बाइंड होते हैं, हर किसी एंजाइम से नहीं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम्स है, तो वो केवल उसके लिए लिपिड सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, वो प्रोटीन सबस्ट्रेट पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जैसे ये इन्होंने बताया है कि चाबी का जो खाँचे बने होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, वो उन्होंने उसको हाइपोथेटिकल बताया कि वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स हैं। जैसा कि आप चाबी में देख सकते हो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स हैं, और ये जो है जब सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं, पैडलॉक सबस्ट्रेट है, ताले को उन्होंने सबस्ट्रेट से बताया
कि ये सबस्ट्रेट के समान होते हैं। तो जब इसमें एंजाइम्स और इसके साथ एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ जाता है तो ये चाबी फ्री हो जाती है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको लॉक एंड की रिलेशनशिप को ये शो किया कि ये इसमें जो है एंजाइम्स होता है वो विशेष आकार के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही जो होते हैं वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाइंड होते हैं और एंजाइम्स फिर वो रिएक्शन को आगे चलकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक एंजाइम्स का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ऐसा नहीं कि हाँ किसी भी सबस्ट्रेट पे वो वर्क कर सके। तो ये एंजाइम्स एक्शन को मैकेनिज़म्स को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है जिसे एमिल फिशर ने दिया था और इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी थ्योरी है इंड्यूस फिट थ्योरी। इसको कोसलैंड थ्योरी भी बोली जाती है क्योंकि इसको डी कोसलैंड ने 1966 में प्रतिपादित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में एंजाइम के एक्टिव साइट का आकार सबस्ट्रेट के आकार का पूरक नहीं होता है। इसमें मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ऐसा फिक्स साइज़ नहीं होता है कि उसमें सबस्ट्रेट का आकार जो है वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के खांचे लायक फिट बैठने लायक हो। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम्स के एक्टिव साइट से जुड़ता है वैसे ही ये एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रेरित कर देता है, इंड्यूस कर देता है। और मतलब अपने अकॉर्डिंग वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स को इंड्यूस कर देता है ताकि वो उसमें जाकर फिट हो सके। तो इस थ्योरी को इंड्यूस फिट थ्योरी कहा गया। और इसका जो यदि हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जैसे ग्लव्स और हैंड का संबंध होता है कि कोई ग्लव्स होता है, जब हम उसमें उंगलियां डालते हैं तो उसी हिसाब से ग्लव एडजस्ट हो जाता है। तो कहने का सेंस यह है कि यहाँ पर जैसे लॉक एंड की में था क्या कि एक दूसरे के वो उनका साइज़ होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि साइज़ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। और जैसे ही जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाइंड होता है वैसे ही वो एक्टिव साइट जो होता है उसके अकॉर्डिंग अपने अनुसार उसको अपने अकॉर्डिंग फिट होने के लिए इंड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम इंड्यूस फिट थ्योरी दिया गया। जैसे कि इन्होंने ये बताया कि एंजाइम्स का एक्टिव साइट से ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पर ये जुड़ता है तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो है आगे चलकर प्रोडक्ट बनाता है और एंजाइम्स फ्री हो जाता है। तो ये हो गया आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का आपका जो हो गया ग्लव्स एंड हैंड। और ये दो थ्योरी, इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं लेकिन ये दो एंजाइम्स मैकेनिज़म्स को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो थ्योरी होती हैं। उसके बाद यदि हम फैक्टर की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिविटी पर असर डालते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। पहला है पीएच है, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स है। बहुत सारे फैक्टर्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में जो होता है सबस्ट्रेट की सांद्रता का एंजाइम्स की एक्टिविटी पर जो होता है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने पर एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी पर सबस्ट्रेट की सांद्रता का क्या असर होता है, इसको जानने के लिए माइकेलिस और मॉड मेंटन नामक साइंटिस्ट ने इसकी सांद्रता का असर का अध्ययन किया था और उन्होंने ये बताया था कि उसके लिए इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू बताई जिसे केएम वैल्यू कहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ में उन्होंने बताया था कि उस ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोला ग्राफ मिलता है और उसमें जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। मैं आपको इसका ग्राफ दिखाती हूँ। तो ये जो है आपका इफ़ेक्ट ऑफ माइकेलिस मेंटन का ये ग्राफ था। इन्होंने ये ग्राफ बताया था कि सब इधर इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया था। तो इस तरह से ये हाइपरबोला ग्राफ मिलता है और इस ग्राफ में इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी ABC। तो ये जो ABC स्टेज थी वो मैं इसमें दिखाना चाह रही हूँ। ABC स्टेज में इन्होंने बताया था A फेज़, B फेज़ और C फेज़। तो A फेज़ पे बताया कि लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर अभिक्रिया की दर सबस्ट्रेट सांद्रता के सीधे जो होती है समानुपाती होती है। इन्होंने क्या बताया कि लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर अभिक्रिया की जो दर होती है वो सबस्ट्रेट सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है, अर्थात उस समय सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ाएं तो रेट ऑफ वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसे हाफ वी मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है तो जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है
वो जो होती है तेज़ होती है, मतलब उसके समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ती है, और उस समय जो उसकी रिएक्शन की वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जैसे हाफ वी मैक्स से हम शो करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि इस ग्राफ में बी फेज़ होती है। इस अवस्था में रेट ऑफ वेलोसिटी पहले जैसे ही होती है, क्योंकि इस समय एंजाइम्स के सभी एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो सी अवस्था आती है, इस अवस्था में रेट ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसे वी मैक्स से शो करते हैं। यहाँ पर वी फॉर वेलोसिटी, मैक्स फॉर मैक्सिमम बोलते हैं इसको। इस अवस्था में सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस अवस्था में एंजाइम्स के सभी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से संतृप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने सबस्ट्रेट की सांद्रता और रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी के बीच ग्राफ बनाया था, जो हाइपरबोला ग्राफ बनाया था। तो इस हाइपरबोला ग्राफ में उन्होंने 3 फेजेस को बताया था, ए फेजेस, बी फेजेस और सी फेजेस। 1913 में लियोनार माइकलिस एंड मॉड मेंटन ने एंजाइम्स की एक्टिविटी पर सबस्ट्रेट की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन किया और इसके लिए एक इक्वेशन दिया, जिसे माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा उन्होंने एक यूज़फुल कांस्टेंट दिया, जिसे संक्षेप में हम के एम कहते हैं, के फॉर कांस्टेंट और एम फॉर माइकलिस एंड मेंटन। माइकलिस एंड मेंटन ने बताया कि एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स आगे चलकर क्या होता है, डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट का निर्माण करता है और एंजाइम्स फ्री हो जाता है। जैसे कि अभी तक हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, ई प्लस एस इजकल टू रिवर्सिबल एरो ई एस एंड देन पी प्लस ई। तो इसको हम रिएक्शन नंबर 1 मानते हैं। उपरोक्त रिएक्शन में ई प्लस एस जो पहला स्टेप्स है, रिवर्सिबल ई एस, ये शीघ्र ही साम्यावस्था स्थापित कर लेती है, लेकिन ई एस से प्रोडक्ट बनने की जो विघटन की दर होती है वो अपेक्षाकृत धीमी होती है। इस प्रकार प्रोडक्ट के निर्माण की दर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ई एस के ऊपर निर्भर करती है। यदि हम रिएक्शन जो इसको 1 लिखा है, इसको हम पुनः निम्न तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, ई प्लस एस को K1 बोला है, ये साइड राइट हैंड साइड एरो जा रहा है, इसी के जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ई एस। इसमें ई एस जो हो रहा है एसोसिएट हो रहे हैं, ई एस बन रहा है, और यहाँ ई एस डिसोसिएट होकर ई प्लस एस में रिवर्सिबल है, तो ई वापस ई प्लस एस में हो रहा है, तो इसको K2 कांस्टेंट बोला। और यहाँ पर फिर से ये डिसोसिएट हो रहा है, ई एस जो है प्रोडक्ट और एंजाइम में बदला। तो इन्होंने K1, K2, K3 3 कांस्टेंट दिए, जिसको कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन किया। माइकलिस और मेंटन ने इन तीनों कांस्टेंट को संयुक्त रूप से एक कॉमन कांस्टेंट का नाम दिया, इसको Km बोल दिया। तो हम इसकी जगह इसको हम Km बोलेंगे। तो Km को हम बोल सकते हैं K2 प्लस K3 अपॉन K1। K2 और K3 जो हैं वो दोनों ही जो है आप देख रहे हो उसमें डिसोसिएट अवस्था है, K2 और K3, और जो K1 है वो एसोसिएट अवस्था है, क्योंकि उसमें ES बन रहा है। बाकी K2 और K3 दोनों में ES जो होते हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसलिए K2 प्लस K3 को एक साथ रखा गया और अपॉन K1 कर दिया गया। तो जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए, वो इसको उसमें भी लिखा है Km इजकल टू कॉन्स्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ ES और फॉर्मेशन ऑफ ES। तो K2 K3 को क्या बोला गया, डिसोसिएशन ऑफ ES, और नीचे K। उपरोक्त इसको नंबर 3 रिएक्शन नाम दिया गया। और यदि हम उपरोक्त 3 रिएक्शन को एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के द्वारा निम्नलिखित उसको फेरबदल करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V इजकल टू वी मैक्स इंटू एस Km प्लस एस। इसको नंबर 4 इक्वेशन कहा गया, जहाँ पर V को हमने वेलोसिटी बोला, V मैक्स जो होता है मैक्सिमम वेलोसिटी है, Km वैल्यू जो है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, और S मतलब सबस्ट्रेट है। उपरोक्त ग्राफ के अनुसार कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट रिएक्शन में जो वी मैक्स है वो हाफ वी मैक्स के बराबर है, जैसा कि हमें मालूम था। हम तो हाफ वी मैक्स, तो वी मैक्स की जगह हम क्या लिखते हैं कि हाफ वी मैक्स। तो रिएक्शन को इस तरह से लिखने पे क्या हो जाएगा, हाफ वी मैक्स इजिकल टू हाफ वी मैक्स एस। तो जहाँ पर भी वी मैक्स है वहाँ हम हाफ वी मैक्स लिख देते हैं, जहाँ पर भी वी। तो ये इस तरह से रिएक्शन को हम मैथमेटिकल फार्मूले से निकालेंगे। तो Km प्लस एस, अब चूँकि 2V मैक्स एक साथ जाते हैं, इनको कट कर देंगे तो 2S हो जाएगा। और जब इसको हम ये करेंगे तो आपका जो है Km प्लस एस जो होता है वो इजिकल टू 2S हो जाएगा। तो आपको मालूम है गणित में कि जब दोनों चीज़ें सेम होती है तो उसको हम उसी के साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो S है वो जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाता है तो प्लस में है, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो 2S माइनस एस, तो Km इजिकल टू एस हो जाएगा। तो उपरोक्त इक्वेशन में Km इजिकल टू एस का मतलब होता है कि हाई Km वैल्यू मीन्स हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड लो Km वैल्यू मीन्स लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन।
उपरोक्त इक्वेशन से एंजाइम्स की क्षमता का भी पता लगता है कि किसी एंजाइम्स उत्प्रेरित अभिक्रिया का Km मान अधिक होने का मतलब है कि एंजाइम्स अधिक क्षमता वाला है ना। और यदि एंजाइम्स का मान Km मान कम है तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स कम क्षमता वाला है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, तो इस प्रकार सबस्ट्रेट जो होता है, मतलब सबस्ट्रेट की जो दर होती है वो एंजाइम्स कैटेलिक रिएक्शन की वेलोसिटी के समानुपाती होती है कि जितना जितना हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे एंजाइम्स की अभिक्रिया की दर बढ़ती रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, सेकेंड फैक्टर की बात करें तो यदि किसी माध्यम में सबस्ट्रेट की सांद्रता अधिक होती है तो एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि सबस्ट्रेट को और अधिक एक्टिव साइट्स उपलब्ध हो सके। लेकिन सबस्ट्रेट की सांद्रता कम हो तो अभिक्रिया की दर एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ाने पर एक बिंदु तक ही बढ़ेगी, बाद में स्थिर हो जाएगी। अतः कह सकते हैं कि एंजाइम्स की सांद्रता सबस्ट्रेट की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, इसको इस तरह से लिखते हैं। टेम्परेचर तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की भांति एंजाइम्स उत्प्रेरित अभिक्रिया भी टेम्परेचर से प्रभावित होती है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। सामान्य तापक्रम बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और कम होने पर अभिक्रिया का जो वेलोसिटी है वो कम होता है। एंजाइम्स के लिए जो अनुकूलतम ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है वो 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंजाइम्स में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक गुणांक दिया जाता है जिसको Q10 कहा जाता है। इस Q10 का मतलब होता है कि सामान्य तापमान से प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दुगना हो जाता है। तो यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो अभिक्रिया जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। यदि रिएक्शन की वेलोसिटी एंड एंजाइम की टेम्परेचर के मध्य एक ग्राफ बनाए तो ये बेल शेप्ड घंटी के आकार का ग्राफ मिलता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। रिएक्शन वेलोसिटी टेम्परेचर, तो जैसे 10 20 30 ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम पर डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते रहेंगे तो रिएक्शन की दर जो होती है वो बढ़ती रहती है। और आप पीक पे देख रहे हो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा जो होती है अभिक्रिया की दर ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो एंजाइम्स उस पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। पीएच की बात करें, नेक्स्ट फैक्टर है पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चूँकि एंजाइम्स प्रोटीन प्रकृति के होते हैं इसलिए ये पीएच के प्रति बहुत अधिक संवेदनशीलता दर्शाते हैं और प्रत्येक एंजाइम्स एक अनुकूलतम पीएच पर कार्य करता है। और यदि पीएच पे चेंज होने पर एंजाइम्स के डीनेचर हो जाते हैं, जिससे कि इनकी एक्टिविटी का लॉस हो जाता है। अतः एंजाइम्स उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए अनुकूलतम जो पीएच होता है वो 5 to 7 ही होता है। और यदि एंजाइम्स की वेलोसिटी और पीएच के बीच भी ग्राफ बनाए तो सेम टेम्परेचर जैसा ही बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि 5 6 7 के बीच में ऑप्टिमम पीएच पर जो बेल का जो पीक साइज़ है वो ऊपर की ओर। तो इस प्रकार ये एंजाइम्स का सबस्ट्रेट की सांद्रता पर क्या असर होता है ये आपको आज मैं पढ़ाया। और नेक्स्ट टॉपिक आपको एंजाइम्स इनहिबिशन कल आपको बताएंगे।